नमस्कार साथियों, मैं नवीन नागुरी आप सबका स्वागत करता हूं अजंता क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। हम सब पढ़ रहे हैं लैब असिस्टेंट के बारे में। लैब असिस्टेंट में हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी में हमने पिछले वीडियो में हमने ये देखा था कि भाई ब्लड सर्कुलेशन में भी हमने ये देखा था कि ब्लड किस चीज से बना होता है, क्या क्या कंपोनेंट होते हैं जो ब्लड में काम आते हैं। हमने प्लाज्मा के बारे में पूरा पढ़ चुके हैं। प्लाज्मा में कौन कौन सी प्रोटीन होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या क्या काम करती है, उनका सबने हमने देख चुके हैं। अब हमारा बचा है क्या? फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट के बारे में हम देखते हैं भाई, स्टार्ट करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट की बात। यहाँ संगठित पदार्थ। फॉर्म्ड एलिमेंट की अगर मैं बात करूं, इसमें कौन से सबसे पहले ब्लड सेल्स, रक्त कोशिका। इस रक्त कोशिका में क्या क्या है भाई? आरबीसी है और डब्ल्यूबीसी है। इसके अलावा फॉर्म्ड एलिमेंट में क्या था भाई? इसके अंदर था प्लेटिलेट्स, यहाँ बिंबाणु। तो सबसे पहले हम बात करते हैं भाई आरबीसी की। आरबीसी, आरबीसी की फुल फॉर्म हम जानते हैं कि भाई रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। इसका दूसरा नाम क्या होता है आरबीसी का? एरिथ्रोसाइट्स। पहले हम इसकी फुल फॉर्म लिख लेते हैं। रेड ब्लड सेल्स, यहाँ लाल रक्त कणिकाएं। एरिथ्रो, इसका सेकंड नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट्स। याद रखना भाई, एग्जाम में पूछा जाता है एरिथ्रोसाइट्स इनमें से कौन से एरिथ्रोसाइट्स के नाम से भी जाना जाती है। आरबीसी का एक और नाम क्या होता है? तो सबसे पहले अगर हम बात करें, आरबीसी जो होती है सभी ब्लड सेल्स में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा में कितनी? 5 से लेके 5.5 मिलियन पर एम क्यूब पाई जाती है भाई। इसकी क्वांटिटी अगर मैं बात करूं, मात्रा की अगर मैं बात करूं, कितनी होती है भाई? 5 टू 5.5 मिलियन पर क्यूब होती है। यानी कि 50 से 55 लाख प्रति घन क्यूब होती है भैया। ये याद रखना अपन को क्लियरली। लेकिन अगर हम देखें भाई, इनकी आरबीसी के नंबर जो है, इसकी संख्या जो है, इनकी क्वांटिटी जो है 50 से 55 लाख से अगर कम हो जाए, इफ लोअर दिन नंबर, यदि संख्या इससे कम हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे? एनीमिया बोला जाता भाई, रक्त अल्पता। एनीमिया क्या होता है? यानी कि क्या हो गया भाई, खून की, हमारे शरीर में क्या हो गई? ब्लड की कमी हो गई भाई, खून की क्या हो गई? कमी हो गई है। अब हमें याद रखना भी, एनीमिया जो होता है तीन प्रकार का है। एक तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया, एक पर्नीशियस एनीमिया, एक होता है मैक्रोसाइटिक एनीमिया। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी सिर्फ इतना याद रखना है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया क्या होता है भाई? माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से होता है? आयरन की क्या हो जाती है भाई? कमी हो जाती है। आयरन की, हमारे शरीर में अगर आयरन की अगर कमी हो गई, तो क्या हो जाएगा भाई? खून की कमी हो जाएगी, रक्त की कमी हो जाएगी। और इसका मेन कारण क्या रहेगा भाई? आयरन की कमी। पर्नीशियस एनीमिया में क्या रहता है? विटामिन B12 की कमी हो जाती है भाई। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया की अगर मैं बात करूं, इनमें किसकी कमी हो जाएगी? फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है। ठीक।
तीनों एनीमिया एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं भाई, कौन सा एनीमिया किसकी कमी की वजह से होता है। यहाँ तीनों एक साथ भी पूछे जा सकता है, आपको मैच द फॉलोइंग देके कि माइक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, आयरन की कमी की वजह से हो रहा है। पर्नीशियस एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है, विटामिन B12 की डिफिशियंसी की वजह से हो रहा है। और मैक्रोसाइटिक एनीमिया किसकी वजह से हो रहा है भाई, फॉलिक एसिड की कमी से हो रहा है। फिर अगर हम बात करें आरबीसी का जो लाइफ स्पेन है, यहाँ जीवन काल की अगर अपन बात करें, लाइफ स्पेन अगर होता है इनका कितना, 120 डेज। आरबीसी का जीवन काल कितना होता है, 120 दिन का रहता है। 120 दिन के बाद आरबीसी क्या होती है, स्वतः ही मर जाती है, डेड हो जाती है। ये डेड कहां पे होगी भाई, इनकी जो मृत्यु होती है, हमारे शरीर में एक पार्ट पाया जाता है जिसको बोला जाता है स्प्लीन या प्लीहा। इसमें जाके क्या होती है भाई, आरबीसी डेड हो जाती है। स्प्लीन को इसी वजह की, इसी कारण आरबीसी इसमें जाके डेड हो जाती है, मृत हो जाती है। इसी वजह से इसको क्या बोला जाता है, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। आरबीसी का कब्रिस्तान बोला जाता है भाई। क्वेश्चन आ सकता है भाई, काफी इंपोर्टेंट है, काफी सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है कि ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी या आरबीसी का कब्रिस्तान किसे बोला जाता है, स्प्लीन को बोला जाता है भाई। ठीक। इसके बाद अगर अपन बात करें शेप कैसी होती है आरबीसी की, यानी कि आरबीसी का आकार कैसा रहता है, तो आरबीसी का आकार या शेप की अगर बात करूं कैसा रहेगा, बाई कॉनकेव, उभिया अवतल रहता है भाई। उभिया अवतल कैसा होता है भाई, देखो ये बाई कॉनकेव लेंस होता है। यानी कि ये दोनों की तरफ से क्या रहता है भाई, अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है। यानी कि इसकी वजह से ये क्या हो गया, इनका सरफेस एरिया क्या हो गया, बढ़ गया, बढ़ जाता है भाई। सतही क्षेत्रफल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसकी वजह से क्या होता है भाई, गैसों का परिवहन, गैसों का जो ट्रांसपोर्ट होगा क्या होगा, ज्यादा होगा। गैसों का परिवहन क्या होता है भाई, ज्यादा होता है भाई। कैसी होती है, बाई कॉनकेव शेप होती है इनकी भाई। याद रखना, एग्जाम में काफी बार पूछा गया है कि आरबीसी की शेप कैसी होती है, बाई कॉनकेव होती है, उभयावतल होती है। इसके साथ ही आरबीसी में क्या रहता है भाई, एक तो केंद्रक अनुपस्थित रहता है। ये कैसी होती है, नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, केंद्रक रहित रहती है। इसके साथ ही इसमें माइटोकॉन्ड्रिया एब्सेंट रहता है। इसमें गोल्जी बॉडी एब्सेंट रहता है। अब ये सारे पार्ट अनुपस्थित होते हैं, केंद्रक अनुपस्थित है, माइटोकॉन्ड्रिया अनुपस्थित है, गोल्जी बॉडी भी क्या है, अनुपस्थित है। इस कारण से इसमें जो रेस्पिरेशन होगा या श्वसन जो होता है इसके अंदर, कैसा रहता है, एनएरोबिक रहता है भाई। अवायवीय श्वसन करता भाई। भाई देखो, ऑक्सीजन इसके अंदर आए आरबीसी के अंदर, आरबीसी के अंदर नहीं आ रही है, ये श्वसन कैसे कर रही है, अवायवीय कर रही है। लेकिन गैसों का परिवहन में ऑक्सीजन का भी परिवहन करेगी और CO2 का भी परिवहन करेगी। लेकिन इसको खुद के जीवन काल के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ऑक्सीजन की कोई भी आवश्यकता नहीं होती। ये सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन और CO2 का क्या करती है, परिवहन करती है, ट्रांसपोर्ट करती है भाई सिर्फ। फिर अगर इसकी अगर बात करें अपन हीमोग्लोबिन की, सीधी सी बात है, हीमोग्लोबिन किसके बना होता है, हीम प्लस ग्लोबिन का बना होता है।
हीमोग्लोबिन कितनी मात्रा में पाया जाता है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml³ में पाया जाता है। याद रखना भाई, ये हीमोग्लोबिन की मात्रा कितनी कितनी रहती है? 12 से 16 ग्राम पर 100 ml में रहती है, याद रखना है। ठीक। हीमोग्लोबिन के लिए, हीमोग्लोबिन के लिए क्या जरूरी है भाई? आयरन, आयरन की रिक्वायरमेंट रहती है। हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन रहता है कौन सी स्टेज में रहता है? Fe+2 में। Fe+2 को क्या बोले थे? फेरस। एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है भाई, हीमोग्लोबिन के अंदर जो आयरन पाया जाता है वो कौन सी स्टेज के अंदर पाया जाता है? Fe+2 में पाया जा रहा है, Fe+3 में पाया जा रहा है, Fe+4 में पाया जा रहा है? तो आंसर क्या है? Fe+2 में पाया जा रहा है। कई बार ये +2 नहीं देखे फेरस या फेरिक दे दे, तो आंसर क्या जाएगा? फेरस स्टेज में। कौन सी स्टेज में पाया? स्टेट में Fe+2 स्टेट है भाई, अवस्था में। ठीक। फिर अगर अगला अपन बात करें इसके अंदर, इसके अलावा जैसे हमने पहले अगर पढ़ा एनीमिया, एनीमिया में हमने देखा कि आयरन की कमी से एनीमिया हो रहा है, विटामिन B12 की कमी से एनीमिया हो रहा है, और फॉलिक एसिड की वजह कमी से क्या हो रहा है? एनीमिया हो रहा है। तो सबसे पहले अगर अपन ने देखा भी आयरन, आयरन की वजह से तो क्या हो रहा है? हीमोग्लोबिन का निर्माण हो रहा है, आरबीसी का जो फॉर्मेशन अगर हो रहा है, आरबीसी फॉर्मेशन के लिए कौन रिक्वायरमेंट है? Fe+2 आयरन रिक्वायर्ड है। लेकिन आरबीसी के मैच्यूरेशन की अगर मैं बात करूं, परिपक्वन की अगर मैं बात करूं, निर्माण तो हो गया भाई Fe+2 की वजह से, लेकिन अब इसको परिपक्व होना पड़ेगा, मैच्योर होना पड़ेगा, जिसकी वजह से ये इस गैसों का परिवहन कर सके, गैसों का क्या कर सके? ट्रांसपोर्ट कर सके। उसके लिए कौन कौन रिक्वायरमेंट है भाई? एक तो विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। आपने देखा होगा भी, जिसको भी कोई ऐसे पर्सन है, जैसे किसी को खून की कमी हो गई शरीर के अंदर, ब्लड की डेफिशिएंसी हो गई, हीमोग्लोबिन का लेवल 12 ग्राम से कम चला गया, उसको कौन सी मेडिसिन दी जाती है? आयरन एंड फॉलिक एसिड दोनों की मेडिसिन दी जाती है भाई। नॉर्मली हम देखते हैं भाई, फीमेल्स हमारे इंडिया में के अंदर अनीमिया अगर सबसे कॉमन अगर है तो ह्यूमंस, हमारी जो फीमेल्स है, इंडियन फीमेल्स है, उनके अंदर पाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि हम एक तो उनको मेंस्ट्रुएशन की वजह से ब्लड लॉस हो रहा है, दूसरा हमारे खाने में जो है आयरन की डेफिशिएंसी पाई जा रही है। हम जो ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह है वो आजकल खा नहीं रहे, आजकल तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ ये बर्गर, मोमोज, पिज्जा वगैरह ये खाने पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं, तो जिसकी वजह से क्या हो रहा है? फीमेल्स के अंदर क्या होती जा रही है भाई? आयरन की डेफिशिएंसी होती जा रही है। तो उसमें जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है, जो मेडिसिन प्रिस्क्राइब करता है, सबसे ज्यादा कौन, मेनली कौन सी? आयरन की टेबलेट्स आपने देखा होगा। और आयरन के साथ साथ किसका कॉम्बिनेशन रहता है? फॉलिक एसिड का कॉम्बिनेशन रहता है। ठीक। इसके बाद अगर मैं बात करूं आरबीसी के बाद, अपन बात करते हैं डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी व्हाइट ब्लड सेल्स, या फिर इनको क्या बोला जाता है? श्वेताणु, श्वेत रक्त कणिका, या फिर डब्ल्यूबीसी बोला जाता है। अब डब्ल्यूबीसी हम लोगों ने देखा भी दो प्रकार की होती है, एक तो होती है ग्रेन्युलोसाइट्स, कणिकीय। कणिकीय में कौन कौन सी होती है भाई? हमने पहले ही पढ़ चुके हैं हम लोग ये, कौन कौन सी? एसिडोफिल्स, दूसरी कौन सी है? बेसोफिल्स, और तीसरी है न्यूट्रोफिल्स। ठीक। एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स ग्रेन्युलोसाइट्स के अंदर, और दूसरी आती है हमारे ए ग्रेन्युलोसाइट्स, अकणिकीय। इसके अंदर कौन कौन सी आती है? एक तो मोनोसाइट्स, और दूसरी आती है लिम्फोसाइट्स। ठीक। अब देखो, एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल्स, इनके नाम से ही हमको पता चल रहा है इसके अंदर क्या आ रहा है? एसिड आ रहा है। बेसोफिल में क्या आ रहा है? बेस आ रहा है। न्यूट्रोफिल्स में क्या? न्यूट्रल यानी कि उदासीन। एसिड अम्ल, बेस क्षार, और न्यूट्रल का मतलब उदासीन।
यानी कि ये जो कणिकाएं हैं, ये जो WBC है, इनको देखने के लिए स्टेनिंग प्रोसेस के अंदर जो डाई यूज में ली जा रही है, कौन सी यूज ली जा रही है? एसिडिक डाई, जो अम्लीय डाई, अम्लीय रंजक जो यूज में लिया जा रहा है, इसकी वजह से इसको नाम क्या दे दिया हमने? एसिडोफिल नाम दे दिया। क्षारीय रंजक अगर हम यूज कर रहे हैं तो कौन सा नाम दे दिया? बेसोफिल नाम दे दिया। ना एसिड ना बेस, कोई भी इन दोनों में से कोई यूज नहीं कर रहे हैं, न्यूट्रल बेस डाई अगर यूज कर रहे हैं तो हम लोगों ने क्या नाम दे दिया उसको? न्यूट्रोफिल्स या उदासीन नाम दे दिया। एसिडोफिल को एक और नाम से जाना जाता है, इयोसिनोफिल। इयोसिनोफिल्स क्या भाई? इयोसिन डाई यूज करने की वजह से इसको हमने क्या नाम दे दिया? इयोसिनोफिल। इयोसिन क्या है? एक अम्ल है, ठीक है। अगर इसकी मात्रा की अगर मैं बात करूं, न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है 65 से लेके 70%। बेसोफिल सबसे कम मात्रा में होती है 0.5 से लेके 1%। और एसिडोफिल की अगर मैं बात करूं तो इसकी मात्रा रहती है 2 से लेके 5% तक रहती है। अगर एक ग्रेन्युलोसाइट्स में की मैं अगर मैं बात करूं, मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स की अगर मैं बात करूं तो ये कितनी मात्रा में पाई जाती है? 6 से लेके 8%। और लिम्फोसाइट जो रहती है 20 से लेके 25% की मात्रा में पाई जा रही है। सीधा सिंपल सा अगर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, न्यूट्रोफिल क्या होती है भाई? सबसे अधिक मात्रा में पाई जा रही है, कितनी? 60 से लेके 65 से लेके 70% तक। बेसोफिल क्या है? सारी WBC में सबसे कम मात्रा में। तो अगर अपन इसके ऑर्डर की अगर मैं बात करें, ऑर्डर की अगर मैं क्रम की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले कौन आ गई? न्यूट्रोफिल्स। उसके बाद में कौन सी आ जाएगी? लिम्फोसाइट्स। फिर मोनोसाइट्स, फिर एसिडोफिल्स, और फिर बेसोफिल्स। ठीक, ये हमारा ऑर्डर रहेगा। काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे अधिक मात्रा में कौन सी भाई? सीधी से हमको पता ही है भाई, न्यूट्रोफिल 65 से लेके 70% है, लिम्फोसाइट्स कितनी है? 20 से 25% है। मोनोसाइट्स कितनी है भाई? 6 to 8% है। एसिडोफिल्स कितनी है भाई? 2 से लेके 5% है। बेसोफिल कितनी? 0.5 से लेके 1% है। ये सीधा सिंपल सा क्वेश्चन आता है भाई, सबसे अधिक मात्रा में कौन प्रेजेंट है? न्यूट्रोफिल प्रेजेंट है। सबसे कम मात्रा में कौन सी प्रेजेंट है? बेसोफिल प्रेजेंट है। अगर इसको याद रखने की अगर ट्रिक की अगर मैं बात करूं तो अपन कैसे याद रख सकते हैं? NLM AB, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन अपन फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। कौन कौन सी? ए और बी, यानी कि न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, NLM और AB से अपन इसको डायरेक्टली याद कर सकते हैं भाई। ठीक, इसके बाद अगर अपन डिटेल में अगर एक एक करके सारी WBC की अगर मैं बात करता हूं तो सबसे पहले कौन सी WBC की अगर अपन बात करेंगे? न्यूट्रोफिल्स की। न्यूट्रोफिल से पहले मैं बता दूं ग्रेन्युलोसाइट्स को। ग्रेन्युलोसाइट्स कणिकीय। अब इनको ग्रेन्युलोसाइट्स बोलने का रीजन क्या है? ग्रेन्युलोसाइट्स बोलने का रीजन ये है कि इनके अंदर जो न्यूक्लियस प्रेजेंट है वो उसमें क्या पाए जा रहे हैं? ग्रेन्यूल्स, यानी कि कण पाए जा रहे हैं। और उनका न्यूक्लियस जो होता है कैसा होता है? लोब्ड न्यूक्लियस होता है भाई। ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट इन देयर साइटोप्लाज्म। कण पाए जाते हैं। और न्यूक्लियस कैसा होता है? लोब्ड होता है। पिंड के केंद्रक होता है। इसमें सबसे पहले अगर अपन मैं बात करता हूँ, ग्रेन्युलोसाइट्स में सबसे पहले कौन सी आ गई भाई? न्यूट्रोफिल्स। न्यूट्रोफिल्स की अगर मैं बात करूं सबसे पहले, तो सबसे बेसिक सी लाइन अपन को याद ही है कि भाई मैक्सिमम क्वांटिटी में प्रेजेंट है, सर्वाधिक मात्रा में पाई जा रही है।
इसके बाद ये कैसे होती है, मल्टी लोब्ड होती है भाई, यानी कि इसका न्यूक्लियस कैसा होता है, मल्टी लोब्ड होता है। बहुपिंड के केंद्रक पाया जाता है। अब देखो मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है, पीएमएनएल के नाम से जाना जाता है, पॉलीमॉर्फिक न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स बोला जाता है। जबकि हमने लिम्फोसाइट्स का अलग देखी है, लिम्फोसाइट्स किसमें पढ़ी, हम लोग किसमें पढ़ेंगे, एक ग्रेनुलोसाइट्स में। लेकिन मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस होने की वजह से इनको क्या बोला जाता है भाई, पीएमएनएल बोला जाता है। पीएमएनएल, पॉलीमॉर्फिक मल्टी न्यूक्लियर लिम्फोसाइट्स। ये एग्जाम में डायरेक्टली इसी नाम से पूछा जाएगा, आपको पीएमएनएल के नाम से ही पूछा जाता है कि पीएमएनएल के नाम से कौन सी लिम्फोसाइट्स को जाना जाता है। इसमें आपको आंसर लिम्फोसाइट्स नहीं करना है, क्या करना है, न्यूट्रोफिल। न्यूट्रोफिल कौन सी है भाई, ग्रेन्युलोसाइट्स है भाई, को क्या नाम से जाना जा रहा है, पीएमएनएल के नाम से जाना जा रहा है इनको। फिर अगर अपन बात करें इसके, इनका फर्क, फंक्शन क्या रहता है, वर्क क्या रहता है भाई, या कार्य की अगर मैं बात करूं, ये कैसी होती है, फैगोसाइटिक होती है। फैगोसाइटिक सेल्स है भाई, भक्षक कोशिकाएं हैं। भक्षक कोशिका यानी कि शरीर के, हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर पैथोजन अगर एंटर कर रहा है, कोई भी रोगजनक अगर शरीर में प्रवेश कर रहा है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, वायरस हो गया, कोई भी रोगजनक अगर हमारे शरीर के अंदर एंटर कर रहा है, तो ये काम क्या कर रहे भाई, उनको मारने का काम कर रहे भाई। फिर अगर अपन बात करें दूसरी, इसमें आ जाएगा एसिडोफिल्स। एसिडोफिल को और कौन से, इयोसिनोफिल। एसिडोफिल को और इयोसिनोफिल, इसको स्टेनिंग प्रोसेस के अंदर इयोसिन डाई यूज में की जाती है, इसलिए इसको एसिडोफिल नाम बोला है। यानी कि ईओसिन जो डाई यूज हो रही है, इसकी वजह से उपयोग में लिया जा रहा है भाई। ठीक। एसिडोफिल किस में काम आ रही है भाई, हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर एलर्जी अगर हो जाती है, उससे लड़ने का काम कौन कर रही है, एसिडोफिल्स कर रही है। ए से एसिडोफिल, और ए से ही एलर्जी, से याद रखना भाई। एलर्जी के अंदर कौन सी डब्ल्यूबीसी काम में आ रही है, एसिडोफिल्स काम में आ रही है। यानी कि ये एलर्जी से तो लड़ ही रही है, साथ साथ में जो भी शरीर के अंदर जो भी पैथोजन आ रहे हैं, उनसे भी लड़ने का काम कर रही है भाई। फिर अगर मैं बात करूं यूसिन के बाद, बेसोफिल्स। और ईओसिन से के अंदर एक इंपॉर्टेंट एक चीज याद रखनी है अपन को, इसमें जो न्यूक्लियस रहेगा कैसा रहेगा, बाइलोब्ड न्यूक्लियस रहेगा भाई, द्विपिंडक के न्यूक्लियस रहता है। यानी कि न्यूट्रोफिल के अंदर कौन सा कैसा न्यूक्लियस पाया जा रहा है भाई, मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस, बहुपिंडकीय केंद्रक पाया जा रहा है। इसके अंदर एसिडोफिल्स या इयोसिनोफिल्स के अंदर कौन कौन कैसा न्यूक्लियस पाया जा रहा है भाई, बाइलोब्ड या द्विपिंडकीय न्यूक्लियस पाया जा रहा है, केंद्रक पाया जा रहा है भाई। फिर अगर अपन बात करूं बेसोफिल्स की,
बेसिक डाई यूज हो रही है भाई। क्षारीय रंजक यूज होने की वजह से इसको नाम क्या दिया गया? बेसोफिल। ठीक। इसका काम क्या होता है? बेसोफिल का नाम काम क्या होता है? ये सिक्रेशन करता है भाई, स्रावण करता है। किस किस का? ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये सिक्रेशन करता है किसका? एक तो हिपेरिन, दूसरा हिस्टामाइन, और सेरेटोनिन। ये कंपाउंड जो रहते हैं इन सब के अलग अलग काम रहते हैं। हिपेरिन का काम क्या रहता है भाई? ये क्या होता है? नेचुरल एंटीकोगुलेंट है भाई। प्राकृतिक प्रतिरोध प्रतिस्कंदक है। यानी कि शरीर के अंदर, ब्लड के अंदर कोई भी थक्का बनने से रोकने का काम कौन कर रहा है? हिपेरिन कर रहा है। हिस्टामाइन का काम क्या होता है? वैसो डायलेटर, वाही का विस्तारक। हिस्टामिन का काम क्या रहता है? जो भी हमारी जो ब्लड वेसल्स रहती है उनको डायलेट करने का काम क्या कौन करता है? हिस्टामाइन करता है। जैसे कोई ये ब्लड वेसल्स है, नैरो रहती है नॉर्मली, इसमें क्या रहेगा भाई? नैरो ब्लड वेसल से अगर ब्लड फ्लो, रक्त का प्रवाह अगर रहेगा तो तेजी से होगा। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर क्या रहेगा? ज्यादा रहेगा। अब ब्लड प्रेशर को अगर कम करना है तो हिस्टामिन दिया जाएगा। हिस्टामिन देने की वजह से ये फूल जाएगी, खुल जाएगी, डायलेट हो जाएगी, विस्तार कर जाएगी, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो इजी होगा। अब यहां पर तो ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं, कैसा ज्यादा है भाई, और यहां पर ब्लड प्रेशर कैसा होता है? लो हो जाएगा भाई। रक्त दाब की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। सेरोटोनिन क्या करेगा? इसका पूरा के पूरा उल्टा काम कर रहा है। हिस्टामिन का पूरा के पूरा उल्टा काम कौन करेगा भाई? सेरोटोनिन करेगा। ये काम क्या करता है? वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर का काम कर रहा है। वाहिका को क्या कर रहा है? संकीर्ण करने का काम कर रहा है भाई। यानी कि पहले वाहिकाएं कैसी थी? संकीर्ण थी। अब इन्होंने कैसा कर दिया भाई? पहले नैरो, ब्रॉड थी, अब नैरो कर दी भाई, संकीर्ण, यानी कि दबा दी इनको। यानी कि यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैसा था भाई? लो था, कम था। और यहाँ पे ब्लड प्रेशर कैसा हो जाएगा भाई? ज्यादा हो जाएगा। ठीक। ये हो गई हमारी सारी की सारी क्या हो गई भाई? ग्रेन्युलोसाइट्स। इन तीनों को सिंपल से याद में रखना है, न्यूट्रोफिल, एसिडोफिल, बेसोफिल। यानी कि ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स को कैसे याद रखना है? ABN, गबन से याद रखना है भाई। इनको याद करने की यही ट्रिक होती है भाई। ग्रेन्युलोसाइट्स आपको अगर एग्जाम में सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन को अगर पूछे कि इनमें से कौन कौन सी ग्रेन्युलोसाइट्स है, कणी की WBC कौन कौन सी है? ग्रेन्युलोसाइट्स, ग्रेन्युलोसाइट्स एसिडोफिल, बेसोफिल और न्यूट्रोफिल, तीन याद रखनी है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, अगर प्रॉपर, अगर फिर भी अगर अपन बात कर सके, इससे पहले अपन देखते हैं कि WBC के अपन ने, अपन को इसके पहले एक बार एक WBC के क्या फंक्शन होते हैं वो देखने चाहिए थे, वो अपन ने नहीं देखे। तो इस बार पहले अपन ये देख लेते हैं, फिर उसके बाद अपन एक ग्रेन्युलोसाइट्स देखें। WBC का मेन काम क्या रहता है भाई? जैसे RBC का जो अगर लाइफ स्पेन की अगर मैं बात करूं, RBC का अपन ने लाइफ स्पेन देखा 120 दिन का रहता है। इनका लाइफ स्पेन कितना रहता है WBC का? 4 से लेके 20 दिन। इसकी क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, मात्रा की अगर मैं बात करूं, सिर्फ और सिर्फ 6000 से लेके 8000 पर MM³ रहती है। 6000 से लेके 8000 पर MM³ रहती है। लाइफ स्पेन इनका जीवन काल कितना है भाई? सिर्फ और सिर्फ 4 से लेके 20 दिन का होता है। इनका वर्क क्या रहता है भाई? फंक्शन या कार्य क्या रहता है भाई? कि हमारे शरीर के अंदर कोई भी अगर पैथोजन अगर आ रहा है, कोई भी बैक्टीरिया या वायरस अगर आ रहा है,
तो उसको इंडिकेट करने का काम कौन कर रही है? डब्ल्यूबीसी कर रही है। डब्ल्यूबीसी क्या करेगी? जैसे ही हमारे शरीर के अंदर कोई भी बैक्टीरिया या वायरस आया, ये अपने नंबर क्या कर देगी? बढ़ा देगी। और नंबर बढ़ा के क्या करेगी भाई? उनसे लड़ने का काम करेगी। एक सेना खड़ी कर देगी भाई उन पैथोजन के अकॉर्डिंग। कोई भी रोगजनक जो बैक्टीरिया अगर हमारे शरीर के अंदर आ रहा है, उससे लड़ने के लिए अगर कोई सेना अगर कोई खड़ी कर रहा है, तो कौन कर रहा है? डब्ल्यूबीसी कर रहा है। तो ये क्या करती भाई? फाइट अगेंस्ट द पैथोजेंस। या फिर इसके अगर अपन बात करें, इट्स इंडिकेट इन्फेक्शन इन और बॉडी। हमारे शरीर में संक्रमण को दर्शाती है। अगर डब्ल्यूबीसी के नंबर बढ़ गए, इसका मतलब क्या है भैया? हमारे शरीर के अंदर क्या आ गया? कोई संक्रमण आ गया, कोई बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर के अंदर एंटर कर चुका है। यानी कि जैसे ही जब हमें कोई बुखार अगर आ जाए, नॉर्मल कोई फीवर आ जाए या कोई भी बीमारी अगर हो जाए, तो डॉक्टर सबसे पहले क्या लिखता है हमारे कि एक सीबीसी ब्लड टेस्ट करवाइए आप। उस ब्लड टेस्ट में क्या होता है भाई? वो डॉक्टर क्या देखता है सबसे पहले कि इसमें डब्ल्यूबीसी के नंबर तो कहीं ना बढ़ गए। अगर डब्ल्यूबीसी के अगर नंबर अगर बढ़ गए, तो इसका मतलब क्या है कि इसके शरीर में कोई इन्फेक्शन हो गया है। यानी कि इसके शरीर में या तो कोई बैक्टीरिया आ गया या कोई वायरस आ गया, फिर उसके वो आगे का ट्रीटमेंट दिया जाता है। तो इसी के अकॉर्डिंग क्या करता है भाई? जैसे ही इसके नंबर अगर बढ़ गए डब्ल्यूबीसी के, इसका मतलब क्या है? हमारे शरीर के अंदर कोई इन्फेक्शन हो गया। अगर इसके नंबर्स अगर बहुत ज्यादा लाखों में अगर बढ़ जाए, अगर डब्ल्यूबीसी की संख्या अगर लाखों में अगर बढ़ जाए, तो उसको अपन क्या बोलेंगे भाई? कैंसर हो गया। यानी कि अगर हमारे शरीर के अंदर कोई भी कोशिका अगर लाखों की संख्या में अगर बढ़ जाती है, तो उसको क्या बोला जाता है? कैंसर बोला जाता है। वैसे ही डब्ल्यूबीसी अगर हमारे शरीर के अंदर लाखों में अगर बढ़ गए, तो उसको क्या बोलेंगे? कैंसर बोलेंगे। और ये कैंसर ही क्या कहलाता है? ब्लड कैंसर या ल्यूकेमिया कहलाता है भाई। इफ डब्ल्यूबीसी नंबर्स increase in lakhs, it's called blood cancer और ल्यूकेमिया। यदि डब्ल्यूबीसी की संख्या लाखों में बढ़ जाए, तो इसे रक्त कैंसर या ल्यूकेमिया के नाम से जाना जाता है। याद रखना है, ब्लड कैंसर यानी कि क्या मतलब है भाई? ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया में किसका, ब्लड कैंसर में किसकी संख्या बढ़ गई? यही डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई, ना कि आरबीसी की। याद रखना, एग्जाम में काफी बार क्वेश्चन आता है भाई, ब्लड कैंसर के दौरान किसकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है भाई? तो हमें याद रखना है भाई, किसकी संख्या बढ़ गई भाई? डब्ल्यूबीसी की संख्या बढ़ गई। ल्यूकेमिया क्या है? एक प्रकार का क्या है? ब्लड कैंसर है भाई। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ा भाई? आज हम लोगों ने पढ़ी आरबीसी। आरबीसी के साथ साथ हम लोगों ने उसका पूरा जीवन काल देखा। उसके आरबीसी में क्या क्या देखा कि क्या क्या पाया जा रहा है, क्या क्या नहीं पाया जा रहा है। आरबीसी की संख्या अगर कम अगर हो जा रही है, तो एनीमिया हो रहा है। कौन कौन सा एनीमिया हो रहा है? माइक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है, पर्नीशियस एनीमिया हो रहा है, मैक्रोसाइटिक एनीमिया हो रहा है। माइक्रोसाइटिक में क्या हो रहा है? आयरन की कमी हो रही है। पर्नीशियस में क्या हो रहा है? बी12 की कमी हो रही है। मैक्रो में क्या हो रही है भाई? फॉलिक एसिड की कमी हो रही है। फिर हम लोगों ने देखी भाई डब्ल्यूबीसी क्या क्या होती है। डब्ल्यूबीसी दो प्रकार के, ग्रेन्युलोसाइट्स और एक ग्रेन्युलोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी के अगर नंबर बढ़ गए, तो उनको क्या बोला जा रहा है? डब्ल्यूबीसी की अगर संख्या लाखों में अगर बढ़ जाए, तो उसको क्या बोला जा रहा है? ठीक है। तो इसके बाद आगे की कक्षा में हम लोग देखेंगे भाई एक ग्रेन्युलोसाइट्स क्या क्या होती है, एक ग्रेन्युलोसाइट्स का काम क्या क्या रहता है, और उसके साथ साथ हम लोग देखेंगे कल की संख्या में प्लेटिलेट्स और ब्लड क्लोट के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतने, आगे का चैप्टर हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।